नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज के इस वीडियो में हम सीटेट एसएसटी के लिए एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है हमारा सीटेट हिस्ट्री का सिलेबस। क्लास 6, 7, 8 और एक चैप्टर का जो नाम दिया गया है वो क्लास 10 का है, आप देख सकते हैं। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्लास 6 और 7 का एक कंप्लीट कोर्स बनाया है, आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है सीटेट एसएसटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स। क्लास 6 और 7 का कंप्लीट यहाँ पर दिया गया है वीडियो। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का। तो जो जो यहाँ पर चैप्टर के नाम दिए गए हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लास्ट में जो एक चैप्टर जो क्लास 10 का दिया गया है, इसके भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज हम कवर करेंगे। और हिस्ट्री के क्लास फर्स्ट में मैंने ये भी बताया था कि सीटेट हिस्ट्री के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो ज़्यादातर कथन वाले प्रश्न बनकर आते हैं क्लास 6 और 7 से, और क्लास 8 से डायरेक्ट प्रश्न बनकर आते हैं। तो आज इसी टाइप के आज हम प्रश्न करने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और इन सारे चैप्टर में 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिससे प्रश्न हमेशा बनकर आते हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति, महिलाओं की स्थिति में सुधार। तो ये 3 हो गए इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इससे प्रश्न बनकर आते हैं। और भी 2-3 चैप्टर हैं जिससे प्रश्न बनकर आते हैं। तो आज हम ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होगा वो सारे आज कंप्लीट कर लेंगे। अध्याय 1 है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1891, सेकेंड 1925, थर्ड 1921, फोर्थ 1928। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1891। तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में की गई थी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसके प्रश्न और इसके आंसर ही करेंगे, और हो सके तो आप अपने से भी इन प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड स्कॉटलैंड, थर्ड यूरोप, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि जेम्स मिल स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में भी पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स मिल, सेकेंड जनरल वारेन हास्टिंग, थर्ड लॉर्ड कॉर्नवालिस और फोर्थ जेम्स रेनेल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। याद रखिएगा कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है खुशनवीस। तो इसका आंसर हो जाएगा खुशनवीस। इसका फर्स्ट ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। ये तो आपको भी पता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने। क्वेश्चन नंबर 6 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकेंड मुंबई, थर्ड दिल्ली, फोर्थ मद्रास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कोलकाता में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो ये तो आंसर आपको भी पता होगा। इसकी जनगणना फर्स्ट बार की गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, जनरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। याद रखिएगा। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2021 जनगणना के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा चीन। अभी तो भारत है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 1 कंप्लीट होता है, और जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो आपको बताया गया।
अध्याय 2 है व्यापार से साम्राज्य तक, और ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनकर आते हैं। पहला प्रश्न है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकेंड औरंगजेब, थर्ड शाहजहां, फोर अकबर। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का क्या परिणाम हुआ। तो मुगल सूबेदार और बड़े जमींदारों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली। यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। थर्ड ऑप्शन है कंपनियां राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और ये कथन वाले प्रश्न जो बनकर आते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी। फर्स्ट है फ्रांसीसी और स्पेनिश, सेकेंड पुर्तगाली और डच, थर्ड पुर्तगाली और इटालियन, और फोर ऑप्शन है फ्रांसीसी और डच। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा पुर्तगाली और डच। याद रखिएगा कि अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व पुर्तगाली और डच यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी। और अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, समुद्र पार जाकर नए देशों की खोज एवं व्यापार, चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, और फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देख लीजिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सीटेट के एग्जाम में ज़्यादातर कथन वाले प्रश्न बनकर आते हैं, जिससे कि आपको भी पता है। आपने PYQs अगर देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ ही साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कायम रही। तो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ब्रिटेन के लिए के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। फर्स्ट ऑप्शन है सम्राट जेम्स प्रथम ने, महारानी एलिजाबेथ ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड डफरिन ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सम्राट जेम्स प्रथम ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे VVI के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं, और ये BPSC Tier 4 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। ऑप्शन है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, कालीकट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजू दौला को। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो 23 जून 1757 को, 22 अक्टूबर 1764 को, 20 जून 1756 को, 17 मई 1498 को। तो याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था। मानिक चंद, रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम, मीर जाफर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जाएगा कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था। कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी। सेकेंड, कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपनी निजी व्यापार भी कर रहे थे। थर्ड, कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रही थी। उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी जो कथन वाले प्रश्न बनकर आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैसूर रियासत, सेकेंड हैदराबाद का निजाम,
अगला है कि त्रवकोर राज्य और पेशवा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अखियात किया। तो इसका हो जाएगा आंसर मैसूर रियासत। याद रखिएगा 13 का ऑप्शन हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सलबाई की संधि का संबंध इनमें से किसके बीच है? अंग्रेज एवं मैसूर रियासत, अंग्रेज एवं हैदराबाद का निजाम, अंग्रेज एवं मराठा, अंग्रेज एवं बंगाल के नवाब। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा अंग्रेज एवं मराठा। याद रखिएगा अंग्रेज और मराठा के बीच सलबाई की संधि का संबंध है। जहां भी सलबाई का संधि रहे तो समझिएगा मराठा और अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, अलीपुर की संधि, सालबाई की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। याद रखिएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये तो आपको भी पता है, टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिप्पू सुल्तान को, या फिर शेरे ए मैसूर भी कहा जाता है टिप्पू सुल्तान को। अगला प्रश्न है कि किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुखसियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा अलीनगर की संधि। तो याद रखिएगा कि अलीनगर की संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधाएं लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फर्रुखसियर के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? सूरत, मसूलीपट्टनम, कलकत्ता, मद्रास। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूरत। याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था? शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा शाहजहां। याद रखिएगा कि शाहजहां मुगल शासक ने पुर्तगालियों से क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सीटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया? इलाहाबाद की संधि, अलीनगर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मंगलोर की संधि। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा क, इलाहाबाद की संधि। याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए? तो ये टोटल युद्ध हुए थे 3। याद रखिएगा अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दाव की नीति की शुरुआत की थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दाव की नीति की शुरुआत की थी। जहां भी आया सर्वोच्चता का दाव की नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड हेस्टिंग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, सेकेंड लॉर्ड डलहौजी, थर्ड लॉर्ड हेस्टिंग, 4 वारेन हेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। याद रखिएगा सहायक संधि किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अंग्रेजों ने बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी? तो शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा शाहजहां। तो अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त शाहजहां ने दी थी। और अगला प्रश्न है कि डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार कौन बना था? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार बना था सतारा। ऑप्शन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा क।
और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 2 भी कंप्लीट होता है। और जो पॉइंट मतलब जो प्रश्न बताए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अध्याय 3 है ग्रामीण जीवन एवं समाज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मांगते थे? तो फर्स्ट है तांबा, सोना और चांदी, पैसा, लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सोना और चांदी। याद रखिएगा कि 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से सोना और चांदी मांगती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको भी पता है, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है 8/10 भाग, 10/11 भाग, 11/11 भाग, और फोर्थ ऑप्शन है 9/11 भाग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाएगा 10/11 भाग। याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था? तो 10/11 भाग। प्रश्न ये पॉइंट और इससे भी मिलाकर कथन वाले प्रश्न बनकर आ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 1890, 1783, 1793, 1780। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस बंदोबस्त को लागू किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है महालवाड़ी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त, रैतवाड़ी व्यवस्था, नील व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। याद रखिएगा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और कब किया गया था? 1793 में। तो आप इन दोनों प्रश्नों को कोरिलेट कर भी देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्ट इसी टाइप के प्रश्न बनकर आ सकते हैं एग्जाम में। तो महालदार शब्द किससे संबंधित है? किसान से, जमींदार से, रैयत से, मुखिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा मुखिया से। अगला प्रश्न है कि किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था? अस्थाई बंदोबस्त, रैतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा महलवाड़ी व्यवस्था। तो याद रखिएगा महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड क्लाइव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो ये तो आपको भी पता है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का चंपारण। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया था? मालदा, नदिया, बर्धमान, बीरभूम। तो इसका आंसर हो जाएगा नदिया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी थी? तो ये तो आपको भी पता है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा नील। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ किया गया था? बिहार, पंजाब, मद्रास, बंगाल। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ किया गया था? तो मद्रास से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अस्थाई बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं? जागीरदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा जागीरदारी व्यवस्था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय नील की गुणवत्ता कैसी थी? तो ये तो आपको पता है कि भारतीय नील की गुणवत्ता उच्च थी।
तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 3 भी कंप्लीट होता है और जो प्रश्न बताए गए वो सारे इंपॉर्टेंट है। अध्याय 4 है उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज और ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अध्याय 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का धर्म किस पर आधारित था? निस्वार्थ सेवा, सादा जीवन, उच्च आचरण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि कितने वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत बताया जिसे धरती पर लोगों की रक्षा करने तथा गुलामी से आज़ादी कराने के लिए भेजा गया था? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 13 वर्ष, 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। याद रखिएगा कि 20 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत बताया था। अगला प्रश्न है कि घुमंतू किसान भारत के किस भाग में मुख्य रूप से पाए जाते थे? पूर्वोत्तर और मध्य भारत, पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर और मध्य भारत। याद रखिएगा कि घुमंतू किसान भारत के पूर्वोत्तर और मध्य भारत में मुख्य रूप से पाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंभा क्या था? खाने की वस्तु, सजावटी चीज, आवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा टहनियों तथा पत्तों से निर्मित कुंभा आवास था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओडिशा के जंगलों में रहने वाला खोर समुदाय जीवन यापन के लिए क्या करते थे? झूम खेती, पशुपालन, अस्थायी कृषि, शिकार एवं भोजन संग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा शिकार एवं भोजन संग्रह। तो याद रखिएगा कि उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोर समुदाय जीवन यापन के लिए शिकार एवं भोजन संग्रह करते थे। और इसी में एक और प्रश्न बनकर आ सकता है कि खोर समुदाय किस जंगलों में रहा करते थे? तो ये रहा करते थे उड़ीसा के जंगलों में और इनका जीवन यापन के लिए मुख्य पेशा क्या था? तो शिकार एवं भोजन संग्रह। तो इससे 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खोर समुदाय साल, सखुआ और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल किस लिए करते थे? खाना पकाने के लिए, केवल दवा बनाने के लिए, केवल मालिश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल खाना पकाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लगाड़िया समुदाय कौन सा पशु पालते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा गाय, भैंस। याद रखिए पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लगाड़िया समुदाय गाय और भैंस पालते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है कि औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध 1906 ईस्वी में संग्राम संगमा द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर भारत, सेकेंड दक्षिण भारत, थर्ड असम, फोर्थ मध्य भारत। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा असम। याद रखिएगा कि औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध 1906 ईस्वी में संग्राम संगमा द्वारा भारत के किस क्षेत्र में किया गया था? तो असम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मध्य भारत में होने वाला बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो मध्य भारत में होने वाला बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिरसा राज का प्रतीक था लाल झंडा, सफ़ेद झंडा, पीला झंडा, काला झंडा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सफ़ेद झंडा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह में किसे राजा नियुक्त किया गया था? सिन्धो, कान्हो, चांद, भैरव। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सिंधो। याद रखिएगा। तो इसी प्रश्न के साथ अध्याय 4 भी कंप्लीट होता है। अगले अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 5 है शिल्प और उद्योग। क्वेश्चन नंबर 1 है और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही हो और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कर रहे हो। क्वेश्चन है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड गुजरात, थर्ड बिहार, फोर्थ कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जाएगा गुजरात। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों का सिटंज शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? फूल, पत्ती, छींट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा छींट। याद रखिएगा अंग्रेजों का जो सिटंज शब्द हिंदी के किस शब्द से निकला है? तो छींट से निकला है।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? चक्र, चरखा, कमल, पंजा। तो इसका आंसर आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा चरखा। और ये सब सारे प्रश्न बीपीएससी तैयारी 4 में भी काम आएंगे। तो स्पिनिंग जेनी क्या है? स्वास्थ्य जांच करने वाले मशीन, परंपरागत तकनीकों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन, कपड़ा सुखाने वाला मशीन, तेज गति से चलने वाला ट्रेन। तो याद रखिएगा कि स्पिनिंग जेनी परंपरागत तकलियों की उत्पादकता बढ़ाने वाला मशीन है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ख। क्वेश्चन नंबर 5 है कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1930 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे? पटोला, जामदानी, बंडाना, छीट। तो याद रखिएगा कि गुजरात में बंडाना शैली के कपड़े बनते थे। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस जगह स्थापित हुई? बम्बई, सूरत, बंगाल, मद्रास। तो इसका आंसर आपको भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बम्बई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स वाट, कुल्टर के, जॉन के एंडरसन। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जॉन के थे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ग, जॉन के। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है सूती कपड़े, गरम मसाला, गरम कपड़े, रेशमी कपड़े। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सूती कपड़े। याद रखिए कैलिको अधिनियम सूती कपड़े से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि HEC की स्थापना किस राज्य में हुई? झारखंड, बंगाल, कोलकाता, बम्बई। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। और अगला प्रश्न इसी पर है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। याद रखिएगा HEC की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारी अभियंत्रक संयंत्र झारखंड राज्य के किस राज्य में स्थित है? धनबाद, बोकारो, रांची, जमशेदपुर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा रांची। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली सबसे पहले किसकी खोज में भारत आए थे? सूती कपड़ा, मसाला, रेशमी कपड़ा, चंदन की लकड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा कि पुर्तगाली सबसे पहले मसाला की खोज में भारत आए थे। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 5 भी कंप्लीट होता है। अध्याय 6 है 1857 की क्रांति। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? सिपाही विद्रोह, किसान विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको भी पता है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1857 ईस्वी के क्रांति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार थे? भारत की जनता, मुगल बादशाह, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ, और ऑप्शन 4 है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ। तो 1857 के क्रांति के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ। अगला प्रश्न है कि 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, शाहजहां, अकबर। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो याद रखिएगा कि 1857 के क्रांति के समय कौन मुगल बादशाह थे? तो बहादुर शाह जफर थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सिपाहियों ने, जमींदारों ने, कामगारों ने, किसानों ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सिपाहियों ने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। याद रखिएगा कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किसने किया?
नाना साहब, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, तात्या टोपे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, और ये भी बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मंगल पांडे कौन थे? सैनिक, किसान नेता, राजा, ग्रामीण। तो ये तो आपको ही पता है कि मंगल पांडे सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन अपने दत्तक पुत्र को अपने झांसी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देना चाहता था? नाना साहब, कुंवर सिंह, बिरजिस कद्र, रानी लक्ष्मीबाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टर्न, एटली, ग्लैडस्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पामस्टर्न। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय पामस्टर्न ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः क्यों असफल रहा? फर्स्ट ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, सेकेंड निश्चित योजना और संगठन का अभाव, इनके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जामींदारों की सहभागिता। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा निश्चित योजना और संगठन का अभाव, जिसके कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? दाढ़ी रखने की मनमानी, छुट्टी नहीं मिलना, युद्ध वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अध्याय 7 है ब्रिटिश काल में शिक्षा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के आगमन का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र पर पड़ा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, शैक्षणिक व्यवस्था, उपयुक्त सभी क्षेत्रों पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी क्षेत्रों पर। अगला प्रश्न है कि विलियम जोन्स निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जानते थे? फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा कि विलियम जोन्स फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी ये सभी भाषाएं जानते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन कब किया गया था? 1782, 1784, 1786, 1788। और ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 3 या 2 में भी पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था 1784 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वारेन हेस्टिंग ने एक मदरसा की स्थापना किस शहर में की थी? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्ययवादी नहीं थे? विलियम जोन्स, थॉमस कोलब्रुक, एच.टी. प्रिंसेस, मैकाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा मैकाले। याद रखिएगा कि मैकाले प्रत्ययवादी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1791 ईस्वी में स्थापित बनारस के हिंदू कॉलेज का निर्माण किसने करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जोन्स, मैकाले, वारेन हेस्टिंग और जोनाथन डक्कन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 1791 ईस्वी में स्थापित बनारस के हिंदू कॉलेज का निर्माण जोनाथन डक्कन ने करवाया था। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप देख कर ही समझ रहे होंगे, और ये मैंने प्रश्न एनसीईआरटी से लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय शिक्षा का मैना कार्ट किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच, वर्धा योजना, हंटर आयोग की रिपोर्ट, इनमें से नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। याद रखिएगा भारतीय शिक्षा का मैना कार्ट किसे कहा जाता है? तो वुड्स डिस्पैच को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन पाश्चात्य शिक्षा को आधुनिकीकरण का द्वार मानते थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा को आधुनिकीकरण का द्वार मानते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था? वर्धा योजना, टैगोर का शांति निकेतन, वुड घोषणा पत्र, हंटर रिपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा वर्धा योजना। तो वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था।
अगला हमारा प्रश्न है कि 1835 का अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम के अनुसार किस भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया? हिंदी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। तो याद रखिएगा 1835 का जो अंग्रेजों की शिक्षा अधिनियम था उसके अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 ईस्वी में किस स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, उपयुक्त तीनों स्थानों पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों स्थानों पर। याद रखिएगा कि 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई पर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से किस पर था? तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा। याद रखिएगा 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। और अगला प्रश्न है कि 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने सबसे पहले कहाँ पर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की थी? दिल्ली, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा लाहौर। याद रखिएगा 1886 ईस्वी में सबसे पहले एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना लाहौर में की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? दयानंद एंग्लो वैदिक के द्वारा। लाला हंसराज ने सबसे पहले दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना कहाँ किया था? तो लाहौर में। और ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अध्याय 8 महिलाओं की स्थिति में सुधार। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? राजा राम मोहन राय, ज्योतिराव फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, हर्षविलास सारद। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, केशव चंद्र सेन के प्रयास से बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1872, 1929, 1930, 1901। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 1872। केशव चंद्र सेन के प्रयास से बाल विवाह अधिनियम 1872 में पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्योतिबा राव फूले का संबंध किस राज्य से है? झारखंड, बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से किसके द्वारा पटना और कलकत्ता में मुस्लिम बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गए? ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से किसके द्वारा पटना और कलकत्ता में मुस्लिम बालिकाओं के लिए स्कूल खोले गए? बेगम रुकैया सखावत हुसैन, भोपाल की बेगम के द्वारा, मुमताज़ अली, ताराबाई सिंधे के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बेगम रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किसका संबंध महिलाओं की स्थिति में सुधार से नहीं जुड़ा है? चंद्रशेखर आज़ाद, पंडिता रामाबाई, ताराबाई सिंधे, वीरेशलिंगम पुंतुलू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। याद रखिएगा इनमें से किसका संबंध महिलाओं की स्थिति में सुधार से नहीं जुड़ा है? तो चंद्रशेखर आज़ाद। और पंडिता रामाबाई, ताराबाई सिंधे, वीरेशलिंगम पुतलू, इसका संबंध महिलाओं की स्थिति में सुधार से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारत कब आया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है 1854, सेकेंड 1875, 1857, 1880। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 1854। याद रखिएगा कि चार्ल्स वुड्स का घोषणा पत्र भारत कब आया? 1854 में आया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बाल विवाह से संबंधित शारदा कानून कब बना हुआ? तो 1926, 1927, 1928, 1929। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा तो बाल विवाह से संबंधित शारदा कानून कब बनाया गया? तो 1929 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाए गए? अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, निम्न वर्ग के प्रेरणाताओं के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। याद रखिएगा कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि कानून के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1826, 1827, 1828, 1829। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा घ 1829। याद रखिएगा कि कानून के द्वारा भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खां। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा पुनर्विवाह के प्रति अपना जीवन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्पित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र का संबंध इनमें से किससे है? सिर्फ महिला शिक्षा के संदर्भ में, ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाले संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से, भूमि कानून से और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाले संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से। तो 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र का संबंध ब्रिटिश भारत में लागू किए जाने वाले संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा? सरोजनी नायडू, पंडित रामाबाई, ताराबाई शिंदे, वीरेशलिंगम पंतुलू। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। याद रखिएगा कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखा था। और ताराबाई शिंदे का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से। पंडित रामाबाई का महाराष्ट्र से। और आंध्र प्रदेश से वीरेशलिंगम पंतुलू का संबंध है। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा अध्याय 8 भी कंप्लीट होता है। अध्याय 9 पर चलते हैं। चैप्टर 9 है जातीय व्यवस्था की चुनौती। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि, और इससे पहले जो चैप्टर हुआ वो और ये दोनों को कोरिलेट करके भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? नारायण गुरु, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। याद रखिएगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद अली बंधु, सेकेंड लियाकत अली खां, थर्ड है कि सर सैयद अहमद खां, और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किया गया वो किया गया सर सैयद अहमद खां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य किया? सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरबली को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधारक कार्य किया? तो ये सभी किए थे। सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरबली को बंद करने का कार्य और विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ण व्यवस्था आधारित था जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ख कर्म पर। वर्ण व्यवस्था आधारित था कर्म पर। और अगला प्रश्न है कि गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है वीरेशलिंगम, नारायण गुरु, पेरियार, ज्योतिराव फूले। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ख नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? स्वाभिमान आंदोलन, सती प्रथा उन्मूलन, भारत छोड़ो आंदोलन, धार्मिक समानता आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा स्वाभिमान आंदोलन। तो पेरियार के द्वारा स्वाभिमान आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1932, 1933, 1934, 1935। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सारे प्रश्नों को हो सके तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और ये आपका काम करेगा बीपीएससी टीआरई 4 में भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जाएगा क 1932। याद रखिएगा कि 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 1932 हरिजन सेवक संघ, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि दलित आंदोलन के अग्रणी नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता क्या थे? वकील, शिक्षक, किसान, मजदूर। तो इनके पिता थे शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दक्षिण भारत में जाति सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ईबी रामास्वामी नायकर, हरिदास ठाकुर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ग, ईबी रामास्वामी नायकर। याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में जाति सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता ईबी रामास्वामी नायकर थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन से समाज सुधारक पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुए? वीरेशलिंगम, नारायण गुरु, ईबी रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फूले। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ईबी रामास्वामी नायकर। याद रखिएगा कि पूछा गया है कि इनमें से कौन समाज सुधारक पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ईबी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? नारायण गुरु, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा कि जो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था वो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी प्रश्न बनकर आ सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन के द्वारा। कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में। और कब किया गया? तो 1817 ईस्वी में। तो 3 प्रश्न बन रहे हैं। अध्याय 10 है राष्ट्रीय आंदोलन, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और खासकर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। बीपीएससी टीआरई में ज़्यादातर जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रश्न बनकर आता है 40 से 50% इसी चैप्टर से बनकर आते हैं, क्लास 8 के मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसलिए यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो प्रश्न है वो भी काफ़ी है, लगभग 30 से 40 प्रश्न होंगे इसके भी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आपको पता है 1885 में। और ये जो प्रश्न है बेसिक से एडवांस तक है, आप अभी देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, 1970 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जाएगा 1857 की क्रांति। और इसमें यह भी बताया गया है कि 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन। तो इस जो ऑप्शन है इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनकर आ रहे हैं, तो इन सारे प्रश्न को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि 19वीं सदी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति, अंग्रेजी का ज्ञान, समाचार पत्र, प्रेस एवं राष्ट्रीय साहित्य, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कर बंगाल में संवाद कैमुदी और फारसी में मिरातुल अखबार जैसे पत्रों का संपादन किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। और ये तो इसके याद रखिएगा कि भारत दुर्दशा नामक नाटक किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और क्वेश्चन नंबर जो 5 अभी बोला गया, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना कर बंगाल में संवाद कैमुदी मिरातुल अखबार, तो ये इसके पत्रों का संपादन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूसो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस के दार्शनिक, लेखक और विद्वान। याद रखिए ये फ्रांस के दार्शनिक थे, लेखक थे और विद्वान थे रूसो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से गलत कथन का चुनाव करें। तो वॉल्टेयर एक फ्रांसीसी लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक थे। मैजिनी एक इतालवी राजनेता, पत्रकार और इतालवी क्रांति के अगुआ थे। रूसो एक फ्रांसीसी दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। अगला है कि दादा भाई नौरोजी एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन ही देख के समझ गए होंगे कि इसका कौन सा गलत कथन है। तो दादा भाई नौरोजी एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे।
तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा कार्य लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया, आर्म्स एक्ट पास किया गया, आईसीएस परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई, उपयुक्त सभी कार्य किए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्य किए गए। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में ये तीनों कार्य किए गए थे। सारे इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। 28 दिसंबर 1885। ये तो आपको पता ही है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो इसका भी आपको आंसर पता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका भी आंसर पता है, A.O. ह्यूम थे, एलेन ऑटोवियन ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण किसको माना जाता है। तो पहला चरण माना जाता है 1885 से 1905, दूसरा चरण माना जाता है 1905 से 1919 और तीसरा चरण माना जाता है 1919 से 1947। तो पहला चरण पूछा गया है तो 1885 से 1905। अगला प्रश्न इसी पर है कि इनमें से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण किसको माना जाता है। तो अभी जस्ट आपको बताएगा 1905 से 1919। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि जस्ट उसी का ही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण किसको माना जाता है। तो अभी जस्ट आपको ये भी बताया गया 1919 से 1947। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रवादी कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की थी। रक्षा दिवस, एकता दिवस, समानता दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा रक्षा दिवस। याद रखिएगा कि राष्ट्रवादी कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के दिन रक्षा दिवस मनाने की घोषणा की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण, जिसे हम उदारवादी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रथम चरण है इसे उदारवादी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके संदर्भ में कौन सा वाक्यांश गलत है। तो इसमें गलत बताना है। अब ऑप्शन सामने रखा जा रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि उनका मानना था कि हम संवैधानिक तरीके से देश को आज़ाद करा सकते हैं। आरंभिक उदारवादी नेता प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र एवं शिष्टमंडलों के द्वारा अपनी मांगे रखते थे। उदारवादी काल में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मध्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे। ये घोर क्रांतिकारी थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जाएगा घ, ये घोर क्रांतिकारी थे। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं प्रश्न और इसके ऑप्शन। वाक्यांश के गलत बताना है कि कौन सा वाक्यांश गलत है। तो ये सारे वाक्यांश सही हैं और ये जो ऑप्शन दिया गया है घ, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक का संबंध नहीं है और बाकी इन सब का संबंध है उदारवादी चरण से। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनसावाचा, फिरोज शाह मेहता, विपिन चंद्र पाल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो इनमें से किसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण से नहीं है। तो विपिन चंद्र पाल का नहीं है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1947, 13 अप्रैल 1919, 28 अक्टूबर 1885। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 20 है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्यांश गलत है। बंगाल विभाजन से पूरे देश में विरोध की लहर फैल गई। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति कम हो गई। बंगाल के लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार को एक नए हथियार के रूप में अपनाना शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ग, बंगाल के लोगों में राजनीतिक जागृति कम हो गई। बाकी ये सब ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि इनमें से किसका संबंध स्वदेशी आंदोलन से नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा घ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार की कौन सी विचारधारा काम कर रही थी। यह विभाजन प्रशासनिक कारणों से किया गया था, यह विभाजन भाषाई आधार पर किया गया था, यह विभाजन फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत किया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जाएगा ग, यह विभाजन फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत किया गया था। याद रखिएगा, जो बंगाल का विभाजन के पीछे ब्रिटिश शासक सरकार की कौन सी विचारधारा काम कर रही थी, तो फूट डालो और शासन करो की नीति कर रही थी। 22 का ऑप्शन जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। सन 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी और क्रांतिकारी इन दो विचारधाराओं में बंट चुका था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों के बीच मतभेद सामने खुलकर आए। 1907 के सूरत अधिवेशन में यह मतभेद विशेष रूप से देखने को मिला। बाल लाल पाल क्रांतिकारी विचारधारा के नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा घ। बाकी ये सारे जो ऑप्शन हैं सभी सही हैं और ये गलत है। बाल लाल पाल क्रांतिकारी विचारधारा के नहीं थे, विचारधारा के थे, ये नहीं होगा। और ये भी ऑप्शन सारे सही है। सन 1906 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवादी और क्रांतिकारी इन दो विचारधाराओं में बंट चुका था, ये भी ऑप्शन से भी प्रश्न बनकर आ सकते हैं। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दोनों के बीच मतभेद सामने खुलकर आए और 1907 के सूरत अधिवेशन में यह मतभेद विशेष रूप से देखने को मिला। तो सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ ये गलत है कि विचारधारा के नहीं थे, विचारधारा के थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत से बाहर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इनमें से कौन सा होम रूल सोसाइटी के सदस्य नहीं थे। लाला हरदयाल, मदन लाल डिंगरा, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा महात्मा गांधी। याद रखिएगा कि भारत से बाहर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन जो है, जो पहला प्रश्न बन सकता है, इससे भी बन सकता है। तो याद रखिए, प्रश्न ऐसे भी बनकर आ सकता है कि भारत से बाहर लंदन में किसने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल। तो 25 का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक का नारा था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। पुलिस के घेरे से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस का संबंध पंजाब राज्य से है। तो इसमें जो गलत है वो है, तो इस प्रश्न का जो गलत है, कथन गलत है, तो ये है घ, खुदीराम बोस का संबंध पंजाब राज्य से है। तो ये गलत है। बाकी ये सब सारे ऑप्शन सही हैं और ये ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आपको भी पता है कि गांधी युग के नाम से जाना जाता है तीसरे चरण को। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रॉलेक्ट कानून के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से जो असत्य है वो बताना है।
पहला ऑप्शन है कि क्रांतिकारियों के प्रभाव और भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को खत्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया था। सही है ये कथन, और ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनकर आ सकते हैं। अगला कथन है कि इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है। तो ये भी कथन सही है। अगला कथन है कि आरोपी व्यक्ति को वकील, अपील और दलील करने की मनाही थी और इसे काला कानून कहा गया। तो ये भी कथन सही है। और अगला जो ऑप्शन है कि गांधी जी ने इसका विरोध नहीं किया था, विरोध किया था, ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस घटना के विरोध में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस कर दी थी? खुदीराम बोस की फांसी, जालियांवाला बाग का नरसंहार, साइमन कमीशन का विरोध, भगत सिंह को फांसी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग का नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, दिल्ली। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी तैयारी में 3 में या 2 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा चंपारण। क्वेश्चन नंबर 31 है कि होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की? 28 अप्रैल 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, 1907 में वारिद कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने, 1913 में लाला हरदयाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला जो है जालियांवाला बाग के बारे में कथन दिया गया है और इसमें से जो गलत कथन है वो बताना है। तो फर्स्ट कथन है कि रॉलेट कानून के तहत पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की चूलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और जनता में आक्रोश था। तो ये कथन सही है। अगला कथन है कि 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 20,000 लोग इकट्ठा थे। तो ये भी कथन सही है। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोलियां चलवा दी थी और इनमें से 379 लोग मारे गए थे और जबकि 1200 लोग घायल हुए थे। तो ये भी सही है। और इस घटना के विरोध में गांधी जी ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो गलत है वो है घ नंबर। इस घटना के विरोध में गांधी जी ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस नेता को खिलाफत आंदोलन की देन माना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू, अशफाक उल्लाह खान। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा मोहम्मद अब्दुल कलाम आज़ाद। तीन में से किस नेता को खिलाफत आंदोलन की देन माना जाता है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को। अगला है कि इनमें से गलत कथन का चयन करें। तो फर्स्ट है 34 का, असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित करने के फैसले से नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज दल का गठन कर लिया। सही है, ये कथन सही है। अगला है कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ द्वारा एक पुलिस थाने में आग लगा दिए जाने से आहत होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ये भी सही है। तीसरा है असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी। तो ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में उत्पन्न राष्ट्रीयता की भावना का कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस महान राष्ट्रवादी नेता ने गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा घ, सुभाष चंद्र बोस।
क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई मानी जाती है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने इस आंदोलन की घोषणा करते हुए करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। अगला है कि 8 आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हजारीबाग केंद्रीय कारावास से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल से नहीं भाग सके थे। तो इस प्रश्न का जो गलत ऑप्शन है घ नंबर। तो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग केंद्रीय कारावास से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ जेल से भाग सके थे। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जिससे चलते ये कथन गलत है। तो ये भाग सके थे, तो बाकी सारे ऑप्शन सही है कथन। क्वेश्चन नंबर 37 है आज़ादी के पश्चात लगभग 500 देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का चुनौतीपूर्ण कार्य किसने पूरा किया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ख, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 38 जो है टाना भक्तों के बारे में है। तो जैसे कि बताया गया है कि झारखंड के संदर्भ में टाना भक्तों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि उनके सारे शिष्यों में टाना भगत सर्वोत्कृष्ट हैं। टाना भगत हजारों की संख्या में 1922 ईस्वी के बिहार के गया कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पैदल ही पहुंच गए थे। तो ये कथन सही है। टाना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ये भी सही है। अगला है कि टाना भगत आंदोलन सिर्फ शहरों तक सीमित था, तो ये कथन गलत है। और अगला जो कथन दिया गया ये भी सही है कि टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत का जन्म 1888 में गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत चिगरी नावाटोली गांव में हुआ था। तो ये भी कथन सही है। तो इसमें सिर्फ जो कथन गलत है ये है ग नंबर। टाना भगत आंदोलन सिर्फ शहरों तक ही सीमित था, नहीं, ये चारों जगह था टाना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन सन 1940 में झारखंड राज्य के किस शहर में हुआ था। रांची, चाईबासा, रामगढ़, धनबाद। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, देश बंधु चित्तरंजन दास। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा ये भी अध्याय कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्लास 8 का जो टॉपिक दिया गया था वो सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।